मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास कहता है कि यहाँ पर दो दलों की सियासत हमेशा रही है। बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी दखल देने लगे, लेकिन निर्णायक स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहती आई। किसी का सपोर्ट किसी पार्टी को मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता में हमेशा कांग्रेस या भाजपा की ही भागीदारी रहती है। इन दिनों मध्य प्रदेश में चर्चा जनहित पार्टी की है। इस पार्टी को जन्म लिए मुश्किल से 1 महीना हुआ है, लेकिन बड़ी चर्चा है इन दिनों जनहित पार्टी की। होना इसलिए भी स्वाभाविक है कि जनहित पार्टी को जिन लोगों ने आकार दिया है वो किसी दौर में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़ी अहम भूमिका में हुआ करते थे और मध्य प्रदेश की सियासत में पर्दे के पीछे से उनका बड़ा दखल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में और मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बहुत चर्चा में चल रही जनहित पार्टी की। इसकी स्थापना 10 सितंबर को भोपाल में हुई। इसके 200 फाउंडर मेंबर हैं और इसके प्रमुख कर्ता धर्ता अभय जैन हैं, जो एक समय इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हुआ करते थे। उसके बाद वो सेवा प्रमुख रहे मध्य प्रदेश में, बौद्धिक प्रमुख रहे और सिक्किम में भी उन्होंने संघ की कमान संभाली। आपके साथ मनीष काले, डॉक्टर सुभाष बारोड़ और स्वप्निल जोशी इस कहा जाए तो इस पार्टी के कोर ग्रुप में है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा फाउंडर मेंबर हैं और जब से इस पार्टी का गठन हुआ है, इस पार्टी में शामिल होने के लिए, इसे सहयोग करने के लिए लगातार लोग अभय जी से संपर्क में हैं। अभय जी हमारे बीच हैं। अभय जी, आपका DGNA न्यूज़ से चर्चा में स्वागत है। अभय जी के बारे में थोड़ा बता दूं मैं, इस संवाद को शुरू करें तो अभय जी जो हैं वो 1985 में भोपाल का जो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे MACT कहा जाता था पहले, वहाँ से B कर चुके हैं, सिविल में हैं और बाद में सुदर्शन जी के आग्रह पर आपने अपना MTech की पढ़ाई छोड़कर और संघ के पूर्णकालिक के रूप में आपने सेवाएं देना शुरू किया। अभय जी, क्या मकसद है असल में ये जो राजनीति में कदम बढ़ाना पड़ा? संघ के दायित्व से मुक्त होने के बाद आप सेवा के तो कई प्रकल्प पे काम कर रहे थे, अलग अलग उसमें काम कर रहे थे, लेकिन राजनीति में आने का क्या मकसद है? राजनीतिक दल के गठन का क्या मकसद है? हम पहले कई बार बता चुके हैं कि 15 साल के हमारे जो जनता के लिए होने वाले जन आंदोलन थे, वो सभी हमारी जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके विभिन्न पहलुओं पर थे। वो सब जनता की बात को सरकार के पास ले जाने के हमारे काम होते थे। सरकार से जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते हमको अनुभव आया कि एक सीमा पे जाके और जन आंदोलन को रुकना ही पड़ता है, क्योंकि बड़ी भूमिका सत्ता की होती है। दूसरा क्या है कि सत्ता का स्वभाव एक जैसा रहा। पहले हमारे कांग्रेस के भी अनुभव वही रहे, बाद में सरकार बदल गई पर सत्ता का रवैया वही रहा। इसलिए ऐसा लगा हमको कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जन आंदोलन जो है वो चुनाव ही होता है और उसके माध्यम से समाज का सबसे बड़ी जो संस्था है, सरकार है, उस सरकार में शामिल होकर के उसको चलाकर ही हम बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हमने और उस दिशा में कदम बढ़ाया और एक राजनीतिक दल की स्थापना कर दी। अभय जी, आपकी जनहित पार्टी की टैगलाइन है राजनीति धन के लिए नहीं, जन के लिए। तो इस दौर में जबकि राजनीतिक दलों पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तरह तरह की बातें राजनीतिक दलों को लेकर हो रही है, जनहित पार्टी के माध्यम से आप मध्य प्रदेश की राजनीति में, और मध्य प्रदेश से अलग हट के हम बात करें तो जिन प्रांतों से लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन प्रांतों की राजनीति में क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? देखो, राजनीति में आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो विचारधारा की नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो देश में स्वीकार जनता नहीं कर ली और उसके कारण बाकी दल भी अब अपने आप को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर शासन की प्रणाली को जनता को ईमानदारी से लाभ देने के लिए, उसके परिणाम देने के लिए जो भी हिंदुत्व के हमारे समाज जीवन के विभिन्न आयाम हैं, उसके लिए जब तक हम राजनीति को धन से मुक्त नहीं करेंगे और दूसरी बुराइयों से,
क्योंकि धन के लिए जो चुनाव, धन से जो जीत के आएगा वो जीतने के बाद क्या करेगा, उसकी बाध्यता है कि वो धन के लिए काम करे, पिछले चुनावों का निपटारा करे और अगले चुनाव की व्यवस्था करे। तो पूरा राजनीतिक तंत्र धन पर, बाहरी चमक दमक, लोभ लालच दिखावा, इस पे जो टिक गया है, इससे बदलाव की उम्मीद करना कठिन है। इसलिए हमने कहा है जब हम शासन की जो मूल बुराई है धन आधारित राजनीति, इसके ढर्रे को नहीं बदलेंगे तब तक हम शासन की व्यवस्था को बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और 2-4 दिन में आचार संहिता लागू होने वाली है, तो चुनाव को लेकर क्या तैयारी जनहित पार्टी की? मध्य प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में आपकी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे? अभी 13 हमारे करीब करीब तय हो चुके हैं और जो चल रहा है अभी 25 तो पार हो जाएंगे, बाकी आगे देखते हैं, अभी तो समय है। मध्य प्रदेश में इंदौर से जो राजनीतिक स्पंदन होता है उसकी पूरे प्रदेश में चर्चा रहती है, तो क्या जनहित पार्टी इंदौर से भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी? हाँ, हमारा प्रयास है कि इंदौर शहर में सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार खड़े हों। एक और, जब मेरी आपसे कुछ दिनों पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि राजनीति राष्ट्र के लिए, ये भी हमारा एक ध्येय है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपने अपने एजेंडे में शामिल किए हैं? देखिए, जो हिंदुत्व के अभी के प्रचलित मुद्दे हैं जिन पर सरकारें आईं और मतलब बदल गईं, अयोध्या से वो शुरू होता है और कश्मीर और आगे बढ़ते बढ़ते जो घुसपैठिए हैं, विदेशी घुसपैठिए या बाहर से आए हुए जो हिंदू हैं प्रताड़ित होकर, पड़ोसी जो खासतौर से मुस्लिम देश हैं उनको नागरिकता देना हो, या संविधान में जो बुनियादी बदलाव के तौर पर अल्पसंख्यक का जो प्रावधान है, उनको विशेष अधिकार के जो प्रावधान है धारा 30 है, तो उसको ठीक करने के लिए और हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है, मुख्य पहचान के रूप में। पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हिंदुत्व की शासन व्यवस्था के मुख्य व्याख्याकार थे, उनने शासन के सभी पहलुओं पर, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो निर्वाचन की प्रणाली हो या अर्थनीति हो, कृषि हो, जो भी पहलू हो, उसको उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है। तो उस शासन व्यवस्था को हिंदुत्व के अनुकूल करने के लिए हमारे लिए तो गवर्नेंस को ठीक करना ही पड़ेगा, और इसीलिए हमने जो रखा है मुख्य, दीनदयाल जी बोलते थे कि शिक्षा जो है बच्चे का जन्मजात अधिकार ही है, जो पैदा हुआ है उसको योग्य नागरिक बनाना ये समाज का दायित्व है, इसलिए शिक्षा निःशुल्क ही होना चाहिए। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में ये पहले से परंपरा है कि 3 चीज़ों की बिक्री नहीं हो सकती किसी भी हिंदू राज्य में, हिंदू व्यवस्था में। एक तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा न्याय। ये तीनों यदि बिकेंगे तो समाज को हम कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मुख्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रणाली, ये प्रशासन, ये सब धन से मुक्त होना चाहिए। और इतना ही नहीं है तो आप संविधान की जो मूल बात है, अब आप ही बताइए, कभी आप अपने बच्चे या किसी परिवार के काम से सरकारी दफ्तर में गए हों, कभी आपका काम आप गए हों और काम करा के निकले हों, ऐसा हुआ हो तो आप में से कोई भी बता दे। या वहाँ एक आम आदमी जाए और उसको इज्जत से बिठाल दिया जाए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, वो अपना बता दे कि उसको गरिमा से जो संविधान प्रदत्त मेरा अधिकार है, ये है ही नहीं वहाँ पर। अब हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ का सफल हो रहा है अभी। अभय जी, इन दिनों एक बात और देखने में आ रही है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और इसके पहले हमने तेलंगाना का चुनाव भी देखा। सरकारें, मतलब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत ये तीसरा टेन्योर अपना पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है सरकार में है, लेकिन हर जगह इस चुनाव में ऐसा देखने में आ रहा है कि विकास की बजाय घोषणाओं पर, मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर सरकार, जो सरकारें हैं वो वापस सरकार में आने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो मुफ्तखोरी का दौर शुरू हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए आप क्या लगता है, आपको कहाँ ले जाएगा ये? देखिए, भारत में सारी राजनीतिक दल, केंद्र से लेके राज्यों तक, राष्ट्रीय पार्टियों से लेके क्षेत्रीय पार्टियों तक, सबकी जो राजनीति है वो पटरी से उतर चुकी है।
जो राजनीति की बुनियादी जो बात है कि शासन व्यवस्था के जो मुख्य पक्ष हैं, सरकार मतलब एक पुलिस कांस्टेबल है, वो कांस्टेबल का रवैया बदल गया, इसका मतलब सरकार बदल गई। स्कूल का मास्टर है, मास्टर स्कूल की हालत बदली मतलब सरकार बदली है। एक अस्पताल का डॉक्टर है, किसान की हालत बदल जाए, मजदूर की हालत बदल जाए, वो अपने बल पर अपना घर चलाने लगे। एक विद्यार्थी पढ़ के निकलता है और अपने काम धंधे या नौकरी लायक आराम से हो जाए, और जब वो नौकरी में जाए तो कम से कम ईमानदारी से सिलेक्शन तो हो जाए, इतना तो हम उम्मीद करेंगे ना। पर इस मामले में सभी सरकारें फेल हैं। इसलिए राजनीति में ये जो बुनियादी उसके मुद्दे हैं, जो सरकार जिसको हम बोलते हैं, वो इन लोगों ने गायब कर दिए, क्योंकि उससे इनको लेना देना नहीं है, उससे सबके हित पूरे हो रहे हैं। आप बताइए, विकास की बात में सबकी रुचि रहती है। आज की तारीख में अपन अच्छे नेता मानते हैं, अपने शहर का भी देख लें आप या बाहर के देख लें, सड़क बना दी उसने, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन अच्छे चमकीले बना दिए या ब्रिज बना दिए, हम मानते हैं विकास हो गया। सबकी रुचि उन चीज़ों में ज़्यादा है जिनमें आर्थिक टर्नओवर है, क्योंकि उनकी राजनीति के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसा इसी में से निकलता है। जितना अधिक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसका बजट जितना ज़्यादा होगा, उतना अधिक, और चाहे अफसर हों और चाहे राजनीतिज्ञ हों, उनको उसमें हिस्सा मिल जाता है। इसलिए सबकी रुचि उसी में है और पूरी राजनीति को उन्होंने धन केंद्रित बना दिया है। और जब सरकारें फेल हो जाती हैं, लगता है हम चुनाव हार जाएंगे। आप देखो, हर सरकार को जब लगता है हम हार जाएंगे तो चुनाव के टाइम पे या तो सिलेंडर, अरे भैया 5 साल जनता परेशान थी, हर गरीब को रसोई सुबह शाम लगती है, सिलेंडर क्यों आप 1000 रुपये में दे रहे थे, अभी क्यों 450 में आपने कर दिया। हर बच्चे को पढ़ाई के लिए गरीब आदमी को भी प्राइवेट में भेजना पड़ रहा है। क्या हालत है सरकारी स्कूलों की, आप देखिए। इलाज पर आयुष्मान योजना आ गई, उसका लाभ किसको कैसे मिल रहा है, कौन देखने वाला है। मेरे को एक इंजेक्शन लगवाना है या पट्टी कराना है तो क्या आयुष्मान का कार्ड काम आने वाला है क्या। तो ये इन सब मामलों में जब सरकार फेल होती है, और मुख्य चीज़ है कि आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने में और घर चलाने में जब सक्षम नहीं होता है तो सरकार को वो गुस्सा करता है, और उसको लगता है जब सरकार को कि हम चुनाव हार जाएंगे, तब चुनाव जीतने के लिए तात्कालिक, जैसे हम ऑफिस में काम कराने के लिए रिश्वत देते हैं। बेसिकली ये सरकार द्वारा सरकार के जनता के धन से, सरकार के माध्यम से जनता को देने वाली चुनावी रिश्वत है, वो ये पूरी तौर से एक प्रकार का पाप है जो अपने देश में लगातार चल रहा है सभी स्तरों पे। जनहित पार्टी मध्य प्रदेश के अलावा और किन प्रांतों में अपने विस्तार देने जा रही है? मध्य प्रदेश पे तो आपका फोकस है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा किन प्रांतों में आप अपनी पार्टी को विस्तार देने जा रहे हैं? अभी तो इतना समय नहीं मिला कि बाहर, हमको चुनाव के बाद हम देखेंगे। जहाँ से हमको बुलावा आया है, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड में तो हमारी इकाई है ही सक्रिय, तो वहाँ हो जाएगा। अभय जी, इन दिनों मध्य प्रदेश में इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नज़र है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र में भी जनहित पार्टी का उम्मीदवार मैदान में दिखेगा? हाँ, रहेगा। कब तक इसका फैसला हो जाएगा? अब फैसला क्या है कि हमारे 15 सालों के आंदोलन में विधानसभा एक से कोई ज़्यादा भागीदारी कभी नहीं रही। 1-2 लोग आते थे, उनकी स्थिति शायद नहीं होगी चुनाव लड़ने की। मैंने पार्टी के सामने स्वयं इच्छा व्यक्त की है कि मेरे को उम्मीदवार बना दिया जाए, आगे पार्टी को निर्णय लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभय जैन, जो कि इस पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जड़ों को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने, और जो पार्टी का संस्थापक है वो पार्टी को प्रस्ताव दे रहा है कि यदि पार्टी मौका दे तो मैं इंदौर के 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अभय जी, क्या आपकी अपेक्षा है? मतलब आपने पार्टी को विस्तार दे रहे हैं, आप निश्चित तौर पर लोग आपसे जुड़ना चाह रहे होंगे, क्योंकि आप एक अलग एजेंडे को लेकर, ये जो आपकी पार्टी का एजेंडा हम यहाँ देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालय और थानों में ईमानदारी से जल्दी काम, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई, खर्चीले प्राइवेट स्कूल तथा महंगी कोचिंग से मुक्ति, अस्पतालों में समय पर और सस्ता और अच्छा इलाज, ईमानदारी से सरकारी भर्तियां में रिक्त पदों की पूर्ति, ये जो आपके तमाम एजेंडे के मुद्दे हैं, तो देखिए देश में अब ये सुनने में भी आ रहा है, जैसे 2 राज्यों के उदाहरण जनता सामने दे रही है। खैर, मुफ्तखोरी को तो इन दोनों राज्यों में भी बढ़ावा मिला है, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली और पंजाब की,
लेकिन जो बुनियादी चीज़ें जिनसे जनता सबसे ज़्यादा परेशान है कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, अच्छा इलाज बहुत महंगा हो गया है, और दूसरा ये कि जो बुनियादी चीज़ें हैं कि बिजली, सड़क, पानी, इन पे ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब में सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों की स्थिति हम देख रहे हैं या जो सरकारी अस्पतालों का जो उन्नयन हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के मॉडल देश के दूसरे राज्यों में भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए साहब, ये कहीं पर भी किसी मॉडल की नकल करना कहीं पर भी ठीक नहीं माना जाता है। हर एक को अपने राज्य की स्थिति, उसके संसाधन, वहाँ के हालातों, ज़रूरतों के अनुसार योजना बना के काम करना चाहिए। इसी में सभी के लिए भलाई है, नकल पट्टी कहीं अच्छी नहीं होती। अभय जी, एक और मुद्दा है कि ये जो मुफ्तखोरी का दौर देश में चला है, हम श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, ये मुफ्तखोरी का जो दौर चला मध्य प्रदेश में 50, मतलब अंदाज नहीं हमको कि कितने कर्जे में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है, कितने कर्जे में छत्तीसगढ़ है, कितने कर्जे में राजस्थान है। देश का जो आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये राज्य आने वाले समय में कहाँ होंगे, इस बारे में हम कल्पना करना भी मुश्किल है। तो क्या लग रहा है कि चाहे चुनाव के बाद सरकार किसी की भी बने, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा राज्यों को चलाना? हाँ, ये कठिनाई तो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते ऐसे मामलों में, क्योंकि आज जो भी पदों पर लोग हैं उनको चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसे भी हम सत्ता में आ जाएं, इसके लिए भी वो पूरी व्यवस्था के साथ कितना भी बड़ा खिलवाड़ करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सबसे चिंताजनक पहलू है भारतीय राजनीति का, कि सारे शासकों के सामने केवल चुनाव ही एकमात्र और एजेंडा रह गया है। तो हमारे साथ थे अभय जैन, जिन्होंने 1 महीने पहले जनहित पार्टी का गठन किया है। एक अलग उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर ये पार्टी मैदान में है। धन के लिए नहीं, जन के लिए राजनीति, और राजनीति में राष्ट्र सर्वोपरि, इस टैगलाइन पे जनहित पार्टी काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के कई विधानसभा, जैसा अभय जी ने कहा हमसे कि 13 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार तो तय हो चुके और ये संख्या और बढ़ना ही है। अभय जी ने यह भी संभावना जताई कि इंदौर 1 से भी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में होगा, और यदि पार्टी ने अनुमति दी तो अभय जी खुद इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ डीजियाना टीवी के लिए अरविंद तिवारी।